हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं और विश्व इतिहास ऐसा विषय है जहां से आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपके कुल मिलाकर 4 पार्ट है। 4 पार्टों में से आपका जो प्रथम पार्ट है आपके प्राचीन काल का भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक काल का भारत का इतिहास। उसमें से लास्ट वाला है आपके विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में से हमने पहले अमेरिकी क्रांति को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आपके 3 क्रांतियां हैं, अमेरिका की, फ्रांस की और रूस की। इन तीनों से हर बार एक एक क्वेश्चन आता है। इतिहास में कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपके विश्व इतिहास से हम हमेशा आते हैं और तीनों क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आज देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। आपको यहाँ पर आराम से देखना होगा और समझना होगा। इससे पहले मैंने आपको संपूर्ण रूप से पढ़ा दिया है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। क्वेश्चन देखो, 2011 से लेकर 2022 तक सेकंड ग्रेड अध्यापक में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। देखो, 20 जून 1789 को इनमें से कौन सी घटना घटित हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 20 जून 1789 क्यों प्रसिद्ध है। नंबर 1 क्वेश्चन, यानी कि आपकी कौन सी घटना हुई थी, एक तो ये पूछा गया आपका। दूसरा, सामाजिक संविदा का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया। ये 2013 में पूछा गया था, ये 2011 में पूछा गया था। तरते ए स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया, ये पूछा गया 2016 में। कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया। कौन लुई 16वां के समय फ्रांस का वित्त मंत्री नहीं था, वित्त मंत्री के बारे में पूछ रहा है। फ्रांस की क्रांति की घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये आपके लेटेस्ट 2022 के एग्जाम पूछा गया था। जैसे इस तरह से आप घटनाएं थी, जो घटनाएं मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रांति के संबंध में आपको एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए, चाहे आपके अमेरिकी क्रांति हो, फ्रांसीसी क्रांति हो, रूसी क्रांति हो, कौन सी भी क्रांति हो, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको तीनों क्रांतियों में आपको क्रम से पूरी चीजें याद रखनी है। पहले कौन सी चीज हुई, फिर उसके बाद में कौन सी हुई, पूरा आपकी क्रांतियों में क्रम से ही पूछा जाएगा। कौन सी घटना इसके पहले हुई, काल क्रमानुसार आपको पूरी चीजों को समझाना होगा। यानी कि क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, कौन से ऐसे कारण थे जिनसे वहां पर क्रांति की शुरुआत हुई। अगर हम देखें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में तो आपको पता होगा 1789 में 2 घटनाएं हुई थी। नंबर 1 तो हुई थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। क्या फ्रांस की क्रांति हुई थी, और फ्रांस की क्रांति के बाद में यहाँ पर 1789 में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या हुआ था, अब संविधान यहाँ पर लागू हुआ था। अब आपको भी पता होगा कि यूएसए के अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ उससे पहले अमेरिका में क्रांति हुई थी और क्रांति में ब्रिटेन को उसने हराया था, ब्रिटेन के सैनिक को हराया था। और फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी, सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता, तन मन धन से सहयोग किया था। और साथ में तन मन धन से सहयोग किया फ्रांस ने यूएसए का, जिस कारण फ्रांस की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। और साथ में फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, यानी कि जो लुई 16वां था, अब लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी अतवानियत एक विदुर स्त्री थी, लेकिन ये क्या थी, सुंदर थी, बहु प्रतिष्ठित थी। लेकिन इसने अपने राजप्रसाद बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए बहुत ही विलासी खर्च किए। इस कारण एक तरफ तो क्या हुआ, एक तरफ तो इधर कर्ज बढ़ गया यूएसए की क्रांति में भाग लेने के लिए, दूसरी तरफ रानी ने, क्योंकि लुई 16 इसको अत्यधिक चाहता था, पसंद करता था, इस कारण इसने अलग अलग से यानी कि बहुत खर्च किया शाही महल के लिए। इस कारण फ्रांस में वित्तीय स्थिति यानी कि आर्थिक संकट आ गया और आर्थिक संकट ही फ्रांसीसी क्रांति का कारण था। क्योंकि आपको पता है जब आर्थिक संकट आ गया तो फ्रांस में नया कर लगाना आवश्यक है। पैसा कहां से आएगा, कर लगाने से आएगा। और कर लगाने के लिए आपको पता होगा फ्रांस में कोई भी नया कर लगाओगे उससे पहले आपको किसका यानी कि स्टेटस जनरल की बैठक आवश्यक है। आपको पता होगा, मैंने आपको प्रश्न में बताया था, यहाँ पर क्रांति में पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि स्टेटस जनरल की जो बैठक हुई थी, तो यानी कि एक बहुत बड़ी सभा थी जिसमें 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व था। तो स्टेटस जनरल के अनुमोदन के बाद में ही फ्रांस में कोई कर लग सकता था, यानी कि स्वयं सम्राट भी वहां पर कर नहीं लगा सकता था। तो स्टेटस जनरल की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1614 में हुई थी। उसके बाद में इसकी बैठक कभी भी नहीं हुई थी। अब नया कर की जरूरत पड़ी फ्रांस में, तो स्टेटस जनरल की बैठक के बुलाने की आवश्यकता महसूस की गई। अब नई बैठक बुलाने की आवश्यकता महसूस की गई तो फिर
क्या हुआ, अब इसने लुईस सोरेल ने कहा कि अब तो स्टेटस जनरल की बैठक बुलाना आवश्यक है। किसकी? स्टेटस जनरल की, यानी कि स्टेटस जनरल की बैठक बुलाना आवश्यक है। अब आपको पता होगा फ्रांस में 3 तरह के वर्ग थे, जिस तरह से भारत में 4 प्रकार के वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वहां पर भी 3 तरह के वर्ग थे, जिनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट बोलते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट बोलते हैं, जिसमें प्रथम तो जो थे वो पादरी थे। पादरी का मतलब आप जानते होंगे, आपको बताया था कि जिस तरह से मुसलमानों में मौलाना होते हैं, हिंदुओं में पंडित होते हैं, ईसाइयों में वहां पर पादरी होते हैं, इनकी चर्च में पूजा करने वाले। और दूसरे वर्ग में सामंत थे। सामंत यानी कि राजा के नजदीक जो मंत्री थे, जो जमींदार थे, वो थे। और तीसरे वर्ग में सुविधाहीन, यानी कि सुविधाहीन वर्ग था। सुविधाहीन का मतलब यह है जैसे कृषक है, श्रमिक है, मजदूर है, इस तरह के वर्ग थे। अब इनमें बात करें जो दोनों वर्ग थे, यानी कि जो दोनों पादरी और सामंत वर्ग थे, ये तो केवल फ्रांस की जनसंख्या के केवल 1% थे, और सुविधाहीन वर्ग 99% थे। कितने? यानी कि 99% वर्ग, 90% वर्ग तो यही था, अधिक वर्ग ही था। अब जनरल स्टेटस में, स्टेटस जनरल में क्या होता था कि कोई भी कर लगाया तो कोई भी कर लगाने के लिए इसमें 3 मत होते थे। कितने मत? 3, यानी कि एक मत पादरी का, दूसरा सामंत का, तीसरा सुविधाहीन का। अब 3 मत है। अब 3 मत में इसमें कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए 2 मतों का, यानी कि बहुमत का आवश्यक है। तो हमेशा क्या करते थे कि पादरी और सामंत, यानी कि पादरी और सामंत जो 1% ही था, और सबसे सुविधा मतलब एक तरह से अमीर वर्ग था। और लेकिन इन दोनों वर्गों को ये विशेष अधिकार प्राप्त था, कि इनको कोई भी कर नहीं देना होता था। जितना भी कर फ्रांस में देना होता था वो सबका सब सुविधा जो हीन थे, जो कर सकते श्रमिक थे, उनको ही देना पड़ता था। और नया कर भी जो लगाया जा रहा था वो इनके ऊपर ही लगाया जा रहा था, जो पहले ही गरीब थे। तो इनकी बैठक हुई, स्टेटस जनरल की जो बैठक हुई, ये आर्थिक स्थिति के कारण ही वहां पर। अब क्योंकि वहां पर 1789 की बात है और 1788 की बात है, तो उस समय अनेक विद्वान थे, जैसे रूसो थे, वाल्टेयर थे, दिदरुत थे, ये अलग अलग मोंटेस्क्यू थे। इन्होंने अलग अलग रचनाएं की। उन रचनाओं को पढ़ने से जो सुविधाहीन वर्ग के लोग थे वो थोड़े पढ़े लिखे हो गए थे। तो उन्होंने मांग की कि हमें तो अब एक वर्ग का एक वोट नहीं, अब तो आप बहुमत के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार इसमें वोटों को डिवाइड कीजिए। यानी कि जैसे इनकी 1% जनसंख्या है तो 1% जनसंख्या के अनुसार ही इनको वोट दीजिए। हमारे 99% जनसंख्या है तो हमें 99% के बराबर वोट दीजिए। ऐसा नहीं कि इनकी 2 एक वोट, इनको 3 वोट नहीं, जनसंख्या के अनुसार। जिसलिए राजा वहां पर घबरा गया कि ये क्या मांग कर रहे हैं, क्या नहीं मांग कर रहे। तो वहां पर स्टेटस जनरल की जैसे बैठक हुई तो प्रथम बैठक में ही यहां पर विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू होने के बाद में बहुत से लोगों को लगा कि हाँ अब तो विवाद बढ़ता जा रहा है। तो वहां पर बहुत से लोग, राजा ने क्या किया, राजा को भी भय लगने लग गया। तो वहां पर क्या, स्टेटस जनरल को, यानी कि वहां पर जो तीसरे वर्ग के लोग थे, तीसरे वर्ग के लोगों ने, क्योंकि उनकी जनसंख्या अधिक थी, तो स्वयं को क्या कहा, राष्ट्र का प्रतिनिधि कहा। क्या तीसरे वर्ग के लोगों ने क्या कहा, स्वयं को राष्ट्र का प्रतिनिधि कहा। क्या कहा? और राष्ट्र का प्रतिनिधि कहा, यानी कि स्वयं को राष्ट्र का प्रतिनिधि कहा। और साथ में इन तीसरे वर्ग के लोगों ने कहा कि स्टेटस जनरल है, स्टेटस जनरल की जगह इस सभा का नाम राष्ट्रीय सभा किया जाए। ये समझ में आ रहा है आपको कि राष्ट्र का प्रतिनिधि स्वयं ने, किसने कहा, सुविधाहीन वर्गों ने कहा। और इन्होंने कहा कि स्टेटस जनरल का नाम क्या किया जाए, राष्ट्रीय सभा किया जाए। राजा घबरा गया। राजा को साफ ये कहा कि आप इन वर्गों की सुविधा समाप्त कीजिए, इन पर भी कर लगाइए। तो राजा को लगा, तो राजा ने क्या किया कि वहां के जो सैनिक थे, अब सैनिक थे फ्रांस के, तो राजा फ्रांस के सैनिकों को भरोसा नहीं कर रहा था, तो उसने विदेशी सैनिकों को बुला लिया। विदेशी सैनिकों को बुलाते ही फ्रांस के जो सैनिक थे उन स्वयं को अपने साथ अपमान समझा कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, तो सैनिकों ने राजा का साथ देना छोड़ दिया। बाद में क्या किया कि इस जो स्टेटस जनरल में जो एक तरह से विरोध हो रहा था, तो ये तीसरे वर्ग के जो राजा ने चारों तरफ के जो महल थे, जो महल था उस महल के दरवाजों को बंद करने लग गया। अब दरवाजों को, महल को बंद करने लग गया, तो तीसरे वर्ग के जो लोग थे उनको लगा कि अपन को बंद नहीं करते, इसलिए वो महल से बाहर निकल गए, इस मीटिंग से बाहर निकल गए। और वहां पर एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में ही उन्होंने शपथ ली, जिसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। इस तरह से, यानी कि कुल मिलाकर इस तरह से ही वहां पर एक क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति का कारण यही था, यानी कि पहले अब उनसे कहा कि राजा से कहा कि हम एक संविधान बना रहे हैं, उस संविधान को आप स्वीकार कर लो। राजा ने उस संविधान को स्वीकार नहीं किया। बाद में वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई, उसके बारे में आपको बाद में बात करूंगा। तो कहने का मतलब इस तरह से यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई, जिसको पहले भी मैंने आपको विस्तार से बताया। तो 20 जून 1789 को क्या हुआ, अब 20 जून 1789 को यहाँ टेनिस कोर्ट की शपथ होती है। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको विस्तार से बताया कि क्या हुआ। अब देखो, आपको क्रम से पूरा ध्यान रखना है, क्रम से क्या हुआ। देखो
देखो अब दूसरा है सामाजिक सुविधा का प्रतिपादन किसने किया? तीसरे स्टेट ने फ्रांस को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? ये क्वेश्चन देखो आप, ये पूरे क्रम से आपको जमाने हैं। अब मैंने आपको बताया सामाजिक सुविधा प्रतिपादक कौन था। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, क्योंकि एसएसटी में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, और राजनीति विज्ञान में आपने एक पढ़ा होगा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आपका जो तीसरा अध्याय है उसमें आपने रूसो पढ़ा होगा, आपने उसमें लोक भी पढ़ा होगा, उसमें आपने होब्स भी पढ़ा होगा। ये सामाजिक सुविधा के सिद्धांत इसमें रूसो कहां का था? ये फ्रांस का था। इसने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक सुविधा का सिद्धांत। इसने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसने लिखी थी। साथ में इसने होब्स ने क्या? लेवाइथन, यानी कि लेवाइथन लिखी थी, ठीक है। और इसने लोक ने प्राकृतिक अधिकार बताए थे 3। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसने कहा था, रूसो ने, कि व्यक्ति जन्म स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन चारों ओर जंजीरों से झगड़ा हुआ होता है, इसका कथन था। तो रूसो की रचनाओं से फ्रांस में भी एक क्रांति की शुरुआत हुई थी। वहां से ही इसकी किताबों पढ़ के वहां के जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो जागरूक हो गए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इन चीजों को आपको देखना है। तो मैंने कहा था आपके देखो यहां पर अब क्रांति से पहले क्या था क्या नहीं था। तो यहां पर क्या हुआ? बुर्बो वंश का जो शासन था, यानी कि बताया था आपको कि बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश का जो लुईस 16वां था। अब ये आपको क्वेश्चन यहां पर आया था। देखो यहां पर क्वेश्चन ये आया था आपके वैचारिक क्रांति, ये तो आपको बता दिया, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। देखो स्टेट जनरल की जो बैठक कब हुई थी? ये मई में हुई थी। कब हुई थी ये बैठक? मई में, यानी कि 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। प्रारंभ होते ही स्टेट जनरल की जो प्रथम बैठक हुई उसमें तीसरे वर्ग के लोगों ने विरोध कर दिया कि हमें भी उतनी जनसंख्या के अनुसार वोट दो। बाद में वहां से लोग बाहर निकल कर वहां टेनिस कोर्ट में आ गए और 20 जून 1789 को उन्होंने टेनिस कोर्ट की जबर ली। यानी कि आपको क्रम से ध्यान रखना है। और 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने क्या किया? राष्ट्रीय संविधान समिति का निर्माण किया। और मोनिये नामक व्यक्ति ने क्या कहा? मुनिये नामक व्यक्ति ने टेनिस कोर्ट की शपथ की ली। उसके बाद में जून में ही हुआ। और जून के बाद में फिर जुलाई में 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन, यानी कि फ्रांस के जो लोग थे, जो सेना थे, उन्होंने बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। यही बास्तिल दुर्ग 14 जुलाई की बात है। इसमें केवल 7 ही व्यक्ति थे, 7 ही कैदी, 7 कैदियों को छुड़ाकर, यानी कि स्वतंत्रता की प्रथम विजय थी। इसके बाद में फिर मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा होती है। कब होती है? अगस्त में। अधिकार का मतलब है अगस्त में, अगस्त 1789 में राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की। अब 3 अधिकार थे, इन 3 अधिकारों को आपको ध्यान रखना है जिनके बारे में बताया था। इसी तरह फिर उसके बाद में जो अधिकारों की घोषणा करने के बाद में नवीन संविधान बनाया गया, नवीन संविधान बनाया गया। उसको सम्राट ने मजबूरी वश किसी तरह से मान लीजिए तो नवीन संविधान को 14 सितंबर 1791 में स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद में निर्वाचन हुआ फ्रांस में निर्वाचन हुआ। तो वहां पर चुनाव में 2 दल थे। कौन दल थे? 2 दल थे। कौन कौन सा? एक तो जैकोबिन दल था, एक जीरोधिस्ट दल था। बाद में जैकोबिन दल उस फ्रांसीसी क्रांति में जीत जाता है। और जैकोबिन एक क्या था? उग्र क्रांतिकारी दल था। और इसका जो मुख्य था वो था रोबेस्पियर। जैकोबिन जब जैसे ही गणतंत्र में चुनाव हुए, चुनाव में इसको बहुमत मिला जैकोबिन ने क्या किया कि पहले तो सर्वप्रथम तो जो लुईस 16 था उसको फांसी छुड़ा दिया। तो डरने के बाद में जितने भी विरोधी थे उन सबको फांसी चढ़ा दिया। बाद में फिर रोबेस्पियर भी मुकदमा चलाया गया। तो ये तो पूरी कहानी थी, यानी कि पूरी में आपको क्रम से आपको ध्यान रखना था किस तरह से नेपोलियन का उदय हुआ, किस तरह से क्या हुआ। तो आपको पूरा क्रम से आपको नया समझाना है। इसी तरह लुईस 16 के समय फ्रांस का वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री आपके 3 मंत्री थे। पहला तुर्गो था, तो उसके लास्ट में कौन था? यूक्रेन था। तो तुर्गो को हटा दिया मेरी अंतोनिएट ने। तो 3 वित्त मंत्री थे। उनके बारे में जैसे 3 वित्त मंत्री कौन थे? तो आपके 3 वित्त मंत्री थे। कौन कौन थे आपके? जैसे बात करें यहाँ पर 3 वित्त मंत्री ये वाले, जिसे ये 3 वित्त मंत्री, पहला था तुर्गो, दूसरा नेकर, तीसरा था यूक्रेन। ये 3 वित्त मंत्री थे। यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से समझना है कि आपको यहां पर भी एक क्वेश्चन नहीं करना। अब इसी तरह घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे स्टेट जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ, टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, बास्तिल का पतन हुआ, मनुष्य नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई। अब स्टेट जनरल का अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? अब आपको पता है इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका मई में हुआ। मई 1789 में प्रारंभ हुआ। इसके बाद में क्या हुआ? टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून को हुई, 20 जून 1789 को हुई। इसके बाद में क्या हुआ? बास्तिल का पतन, ये बास्तिल का पतन 14 जुलाई को हुआ, 14 जुलाई 1789 को। ये तो आपके पेपर में नहीं था लेकिन पुस्तक 1789 में। इसके बाद में मनुष्य नागरिक अधिकारों की घोषणा कब की गई? ये अगस्त में की गई। अगस्त में अधिकारों की 1789 में की गई। यानी कि आपको पूरे क्रम ध्यान रखना है किस तरह से क्या हुआ। उसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण वीडियो बताया। एक क्वेश्चन बताने का उद्देश्य ये है कि आपको फ्रांस की क्रांति में आपको संपूर्ण इस तरह से याद करना है कि आपको पूरा क्रम याद हो जाए। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, यानी क्वेश्चन तो समझने का उद्देश्य है, लेकिन इससे वाले पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, चाहे आपकी अमेरिकी क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति हो। तो इस तरह से
आपको क्वेश्चनों को यानी कि क्रांतियों को आपको तैयार करना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपके यानी कि आपके 15 अगस्त से यानी कि 14 अगस्त से आपके 14 अगस्त से 19 अगस्त तक, यानी कि 14 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन से, यानी कि आपके 15 अगस्त शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, और 19 अगस्त को क्या है, तो 19 अगस्त को आपके रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन यानी कि आपके, तो इस बार जो आपके 15 अगस्त थे वो 78वां यानी कि 78वां रक्षाबंधन है, सॉरी जो स्वतंत्रता दिवस है। तो इस अवसर पर आर्य मानुषी स्टडी है यानी कि आर्य मानुषी की तरफ से 78% डिस्काउंट दिया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी का सपना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके 16 महीने तक आपके साथ डिस्काउंट हम साथ रहेंगे। आपके जब तक सामान्य विभाग या संस्कृत कौन सा पेपर हो, दोनों पेपर तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको वहां तक कोर्स रहेगा। तो आप यानी कि 78% इस बार पहली बार 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने, कब से कब तक, 15 अगस्त से 29 अगस्त तक आपको ये 78% डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप जीके पेपर लो या एसएसटी पेपर लो, तो पहली बार आपको 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। 14 अगस्त से ही प्रारंभ है, 14 अगस्त से प्रारंभ है और 29 अगस्त तक रहेगा। तो आप किसी भी कोर्स में, जीके में या एसएसटी कोर्स में 78% डिस्काउंट के साथ, विशेष सुविधा के साथ आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।